क्वेश्चन क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंसिडर्स मल्टीलिंगुअलिज्म। पहले क्या होता था, यही क्वेश्चन एनसीएफ के नाम से पूछा जाता था कि बहुभाषिता के बारे में, मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में एनसीएफ क्या सोचता है। अभी क्या हो गया, इसी चीज पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ले आए। अब क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता के बारे में क्या सोचती है। तो आपको दो ही पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं आंसर मार्क करते समय। क्या है, एक तो है कि बच्चे का हित, यानी बच्चे के हित में हो चीजें, जो जवाब है वो बच्चे को बेनिफिट करे। दूसरा, बच्चा एक्टिव रहे, सक्रिय रहे, है ना। बस ये दो चीजें अगर हमारे दिमाग में है, हमारा आंसर गलत नहीं होगा। 90% क्वेश्चंस में अप्रोच काम आती है। और पॉलिसी वाले क्वेश्चंस जो हैं, चाहे वो एनसीएफ के हो, आरटीई के हो, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हो, एनईपी हो, इनमें तो बस ये दो चीजें अगर हम ध्यान में रख लें, कुछ ही चीजें होती हैं जो फैक्चुअल होती हैं, अदरवाइज ज्यादातर मामला यही है। तो अगर हम बात करें मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में, बहुभाषिता के बारे में, यानी एक क्लास में मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलने वाले, पढ़ने वाले बच्चे हो सकते हैं। स्पेशली बोलने वाले, क्यों? क्योंकि किसी के घर से कोई बच्चा जब वो 6 साल में पहली कक्षा में आता है तो ऑलरेडी उसको भाषा बोलना समझना आता है। तो किसी के घर में बंगाली बोली जा रही होगी तो उसको वो आती होगी, वो उसकी मातृभाषा है। किसी के घर में हिंदी, तो ऐसी अलग अलग भाषाओं वाले बच्चे होंगे। तो ये किस तरह से जो नई शिक्षा नीति है या जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो बहुभाषिता को देखती है, ये पूछा है। पहला ऑप्शन है एज अ हिंड्रेंस इन चिल्ड्रंस लर्निंग, यानी बच्चों के सीखने में रुकावट की तरह, कि भाई किसी को कोई भाषा आती है, किसी को कोई भाषा आती है तो ये रुकावट हो गई, बिल्कुल भी नहीं, है ना। ये बैरियर या हिंड्रेंस नहीं हो सकता। जितनी ज्यादा भाषाएं उतना बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं होती ज्यादा भाषा से। एंड एज एन एसेट इन दी क्लासरूम, ये बात बिल्कुल सही है, एक एसेट के रूप में, यानी कक्षा में पूंजी के रूप में देखता है। दूसरा शब्द एसेट को लेकर के क्या बन सकता है, एज एन रिसोर्स। अगर हम बात करते हैं, आपका एनसीएफ में भी एक प्रॉपर टॉपिक है, एक हेडिंग है, मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स, यानी बहुभाषिता एक संसाधन के रूप में, यानी एक संसाधन है, एक रिसोर्स है जो हमें मदद करती है बच्चों को जोड़ने में, उन्हें बेहतर तरीके से सिखाने में। भाई भाषा एक माध्यम है ना बात को कहने और समझने का। एज एन अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी अनावश्यक जटिलता के रूप में देखा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, है ना, ये अनावश्यक नहीं है। एज अ बैरियर टू इंक्लूसिव एजुकेशन, बल्कि इंक्लूसिव एजुकेशन को तो ये बढ़ावा दे रही है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, अलग अलग तरह के बच्चे होंगे और हर बच्चे को शामिल करना। तो अलग अलग तरह के बच्चे सिर्फ दिखने में थोड़े होंगे, भाषा में भी अलग अलग होंगे। तो बी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है या एनसीएफ है या 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी है, सब बहुभाषिता को अच्छा ही मानेंगे और बच्चे कई सारी भाषाएं अपने आसपास से, अपने क्लासमेट से, अपने पीयर्स से सीख पाएंगे और बेहतर लर्निंग हो पाएगी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई, व्हाट डज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस फॉर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। इनको SEDG कहते हैं, ग्रुप्स। इसमें आपको हेडिंग भी मिल जाएगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी और बाकी में भी SDG कहा जाता है। उसका मतलब क्या है, सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, यानी वो ग्रुप्स आर्थिक रूप से वंचित समूह या समुदाय कहते हैं कि किसी भी रूप में, या स्पेशली यहां तो सीधे सीधे बता दिया है, आर्थिक रूप में वंचित हैं ये लोग, मतलब संसाधन उतने नहीं है, इनकम ग्रुप लो है। तो ऐसे बच्चों के बारे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है। अगेन ध्यान रखना है, बच्चा एक्टिव हो और बच्चे के हित में हो बात। आज से क्लास 9 बजे कर दी गई है, कल से हम 9:05 तक मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं रोट लर्निंग, रट के सीखना, हम तो बच्चे को एक्टिव रखने की बात कर रहे हैं, ये पैसिव की बात कर रहे हैं। रट के सीखना कोई पॉलिसी नहीं कहेगी। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम एंड असेसमेंट, देखिए देखने में पढ़ने में सुंदर लगता है स्टैंडर्डाइजेशन वर्ड, है ना। मानकीकरण किसका, पाठ्यचर्या व मूल्यांकन का। जबकि आपको क्या ध्यान रखना है, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी लचीलापन होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन होता है सबके लिए एक जैसा, जबकि जो आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जहां ध्यान में रखा जाता है, अलग अलग तरह के बच्चों को, वहां पे आप फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं, लचीलापन लाते हैं, मानकीकरण नहीं लाते। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, यानी बच्चे प्रदर्शन करें, मतलब इनको पूरा फोकस किया जाए फर्स्ट आओ सेकंड आओ, जी नहीं, आपको बच्चे को इंक्लूड करना है। रिलेटेबल हो आपका जो कंटेंट है या करिकुलम है, जो पाठ्यचर्या है। पाठ्यचर्या क्या है, जिसमें जो भी एक्टिविटीज आपके स्कूल में हो रही हैं वो सब करिकुलम का हिस्सा है। स्कूल में कदम रखने से लेके बाहर निकलने तक सिलेबस भी करिकुलम का हिस्सा है। कोई कल्चरल इवेंट स्कूल में हो रहा है, सांस्कृतिक प्रोग्राम है कोई कल्चरल, वो भी इसी का हिस्सा है। तो रिलेटेबल एंड मीनिंगफुल करिकुलम, यानी संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या। वो बच्चे जो सामाजिक सांस्कृतिक रूप से या सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित हैं, यदि यानी समाज ने भी उनको अलग थलग रखा है और पैसे के मामले में भी कमजोर वर्ग से आते हैं, तो उनके संदर्भ से, उनके जीवन से जुड़े हुए आपको एग्जाम्पल या ऐसी एक्टिविटीज करानी है जो उनके लिए मीनिंगफुल हो। स्कूल में आके उन्हें ऐसा ना लगे
कि उनकी दुनिया अलग चल रही है और बाकी दुनिया उनसे रिलेट ही नहीं करती, या कोई ऐसा एग्जाम्पल स्कूल में होता ही नहीं है जिससे वो कनेक्ट कर पाए अपने जीवन से। तो डी ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर ओवर हियर। एक और चीज का हम यहाँ ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से चलने से पहले आप इतने ये देख लीजिए। एक सिंपल सी चीज हमें पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो लास्ट वाला सेशन मैंने आपको रिकमेंड किया है कि वो क्लास आप जरूर देख लें, जो पिछले साल कराई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्वेश्चंस पे भी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी अच्छे से बताया था, उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। मैं रिपीट भी कर देती हूँ। पहले जो एजुकेशन सिस्टम था वो था 10+2+3 का, यानी ये 10 साल का सेकेंडरी एजुकेशन, फिर सीनियर सेकेंडरी और 3 साल का ग्रेजुएशन, ये स्ट्रक्चर था प्रीवियस। स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, अभी क्या है 5+3+3+4। ये हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नया स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करती है। याद करने का सिंपल तरीका है 534 और जिसमें 3 का स्क्वायर है, ठीक है ना। एफपीएमएस से हम इसको याद रखेंगे। एफपीएमएस बोले तो फाउंडेशनल ईयर्स, कितने मूलभूत चरण है 5 साल का। 3 साल का है आपका प्रेपरेटरी, कक्षा 1 और 2 इसी में आ चुकी थी, ठीक। अब 3, 4 और 5 यहां पे आ जाएंगी, ठीक। ये है मिडिल स्कूल 6 से 8, और फिर उसके बाद जो 9th to 12th है वो आ जाएगा आपका सेकेंडरी में, ठीक। तो ये एफपीएमएस ये स्ट्रक्चर है, नया स्ट्रक्चर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्कूल स्ट्रक्चर की बात करती है। 5 साल, 3 साल, 3 साल और 4 साल, ठीक है। पहले 10+2+3 होता था प्रीवियस स्ट्रक्चर, जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी उसके अनुसार, लेकिन अभी क्या है 5+3+3+4 एफपीएमएस से याद रखेंगे। फाउंडेशनल पीरियड, जिसमें 3 साल जो है आपके आंगनवाड़ी के या फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ईसीसीई के, और 2 साल आपके कक्षा 1 और 2 के। तो क्लास 1 और 2 और आंगनवाड़ी यही 5 साल में आ गए। फिर उसके बाद आपका 3rd, 4th और 5th यहां पे आ गई प्रेपरेटरी स्टेज। फिर मिडिल स्कूल 6th to 8th जो है आपका ये 3 साल। फिर उसके बाद 9th to 12th आपका सेकेंडरी में आ गया, ठीक है। अब क्या है, ऐसा नहीं है कि कॉमर्स को, साइंस को, इनको अलग अलग रखना है, एडिशनल सब्जेक्ट कोई भी ले सकता है। बाउंड्रीज को कम कर दिया गया है सब्जेक्ट की। खैर ये एक एक्स्ट्रा बात थी जो सबको पता होनी चाहिए। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स में बीच बीच में बताते हुए चलती रहूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विद रिस्पेक्ट टू इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज इन रेगुलर स्कूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज अगेंस्ट द राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। मतलब क्या है, मतलब क्या है बताइए एक बार, फटाफट से देखिए क्वेश्चन ने पूछा क्या है, ठीक है जी। चले, डी ऑप्शन कह रहे हैं 36% लोग। सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन हेतु, यानी कोई भी बच्चा जिसको कोई भी डिसेबिलिटी है, देखने में समस्या है, विजुअली चैलेंज हो सकता है, ऑडिटरी प्रॉब्लम हो सकती है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, चलने फिरने में समस्या हो सकती है ना। तो इनमें से कोई भी समस्या, यदि कोई भी बच्चा दिव्यांग है और उसको कौन सा एक बात है जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रतिकूल है, यानी अनुकूल नहीं है, अगेंस्ट है, फेवर में नहीं है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जिस चीज की बात नहीं करता, ये किसी सेट में हमने अभी कल परसों किया भी था क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन है एक्स्ट्रा टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन पेपर, यानी वो बच्चे जो दिव्यांग है उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए पेपर को कंप्लीट करने में। आप ये देखते भी हैं कि एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, ये बात तो सही है, ये तो फेवर में है, हमें अगेंस्ट चाहिए। फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब टू मीट दी स्टूडेंट्स नीड्स, यानी वो बच्चे मान लीजिए जिनको दिखता नहीं है या और कोई समस्या है तो एक स्क्राइब मिल जाता है, जो लिपिक की सुविधा उनको मिलती है, ये भी फेवर में है। कंपलसरी 2nd and 3rd लैंग्वेज कोर्सेज, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, ये अगेंस्ट है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के कि वो बच्चे जो दिव्यांग है उनको जबरदस्ती दूसरी और तीसरी भाषाओं का कोर्स करना पड़ेगा, ये बाध्यता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सी ऑप्शन गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। और आप लोग डी ऑप्शन क्यों दे रहे हैं भाई, है इसका जवाब 48% लोग डी क्यों दे रहे हैं। रीजनेबल एकोमोडेशन एज पर इंडिविजुअल्स नीड्स, ये पॉसिबल है। देखो एकोमोडेशन का मतलब यहां ये नहीं है कि रहने की सुविधा दी जा रही है, ये एकोमोडेशन वो वाला एकोमोडेशन मत समझो जो सीडीपी की या पेडागोजी की हिंदी है, वो बिल्कुल डिफरेंट है नॉर्मल हिंदी भाषा जो आप पढ़ते हैं उससे, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन, मतलब बच्चे को एकोमोडेट नहीं करोगे उसकी नीड्स के अनुसार। यदि कोई बच्चा है जो चल फिर नहीं सकता तो उसको कहोगे सीढ़ियों से चढ़ के आए, नहीं, आप कहोगे ग्राउंड फ्लोर पे क्लास रखेंगे या फिर स्कूल में रैंप बनवा देंगे जिसकी सहायता से वो चढ़ करके आ सके। या फिर कोई बच्चा है जिसको सुनने में तकलीफ होती है, आप उसको आगे बिठा लेंगे, यही तो एकोमोडेशन है, घर थोड़ी देना है बच्चे को, है ना। तो ये पढ़ के गलत नहीं समझना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी और तीसरी भाषा संबंधी जो कोर्सों की बाध्यता है वो नहीं है, ठीक है। किसमें, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अगेंस्ट है ये बात। तो गलत क्या है, सिर्फ यही है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा गलत ही था। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। एकोमोडेशन का मतलब यहां घर देने से नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार, फटाफट से समझिए क्वेश्चन नंबर 4 को।
देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार असेसमेंट एट द एलिमेंट्री लेवल शुड बी, एलिमेंट्री लेवल क्या है, यहाँ 6th to 8th मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। ये प्राइमरी भी लिखा होता बात तब भी सेम रहती है, आपको बच्चे के हित को पकड़ के चलना है बस। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए, यानी हम बच्चे को असेस करें तो करें कैसे, कौन सा तरीका असेसमेंट का सही तरीका होगा, आकलन का सही तरीका कौन सा होगा कि हम बच्चे को जांचें कि उसको कितना आता है और आगे कैसे सिखाएंगे। तो पहला ऑप्शन है फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन, जो कि एफए और एसए होता है ना, तो एफए एनी डे बेटर है, क्यों, क्योंकि इसमें एक्टिविटीज होती हैं। एसए जो होता है समेटिव असेसमेंट, जिसको हम योगात्मक आकलन या मूल्यांकन कहते हैं, वो थोड़ा सा उसमें फीडबैक की कम गुंजाइश होती है, यहाँ पे बच्चा एक्टिव रहता है, तो फॉर्मेटिव तो अच्छी बात है। रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए आकलन, बिल्कुल सही बात है, ड्यूरिंग द ईयर, थ्रू आउट द ईयर चलते रहना चाहिए, ये बात भी एकदम हमें सही, सुंदर, सस्ती, टिकाऊ लग रही है। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, फोकस्ड ऑन मियर रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी किसी तरह से बस सूचना को मात्र ग्राम्यशीलता पर केंद्रित होना चाहिए, यानी रट्टे लगा लो, दिमाग में बस इंफॉर्मेशन टिक जाए, कितनी बार रिपीट करके याद किया कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें बच्चा एक्टिव नहीं है, ये रोट लर्निंग का उदाहरण है, रट्टे लगाने का, रटंत विद्या चलंत नहीं, तो सी ऑप्शन गलत हो गया। कंड्यूसिव टू ऑप्टिमाइजिंग टीचिंग लर्निंग, यानी कि शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता के अनुरूप, यानी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, उसको सुगम बनाने में मददगार हो। कंड्यूसिव एक बहुत ही पॉजिटिव प्यारा वर्ड है आपकी पूरी पेडागोजी में, कि बच्चे के हित में हो, है ना, सुगम बनाए सीखने की प्रक्रिया को, तो ये बात तो एकदम सही है। तो तीनों बातें सही है, बस सी ऑप्शन जो है वो गड़बड़ है, इसको हटा देंगे। ए, बी और डी सही उत्तर हो गए। वो कहां मिल रहे हैं हमें, ए, बी और डी मिल रहे हैं यहां डी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स पेडागोजीज विच आर डैश। पेडागोजी का क्या मतलब है, टीचिंग मेथोडोलॉजी, यानी आर्ट ऑफ टीचिंग, वेज ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है कि किस तरीके से हम बच्चे को पढ़ाएं, किसके अनुसार, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार। तो बच्चे को सेंटर में रखना है, बच्चे को एक्टिव रखना है, एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच नहीं, टीचर सेंट्रिक बिल्कुल नहीं, लर्नर सेंट्रिक एकदम सही, लर्नर सेंट्रिक लिखा हो, चाइल्ड सेंट्रिक लिखा हो, यानी बच्चा केंद्र में है, और पूरा सिस्टम किसके लिए बनाया गया है, बच्चे के लिए बनाया गया है। तो अधिगम कर्ता केंद्रित, बच्चे को सेंटर में रख के बच्चे को एक्टिव रखना है, ताकि उसके जीवन से जुड़ करके वो लर्निंग बाय डूइंग कर सके, करके सीख सके, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी कहती है, और दुनिया की सारी नीतियां जो बच्चे के हित में सोचती हैं यही कहेंगी। एक्सक्लूजन सेंट्रिक नहीं है कि बच्चों को अलग थलग कर दो, बहिष्कार कर दो, सेक्लूजन कर दो उनका, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ट्रेडिशनल भी लिख सकते थे, तो ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक, टीचर सेंट्रिक को ट्रेडिशनल कहते हैं, तो वो भी नहीं होगा। लर्नर सेंट्रिक या चाइल्ड सेंट्रिक, यानी बच्चा सेंटर में है, बच्चे के इंटरेस्ट, उसके एप्टीट्यूड, उसके एटीट्यूड, जो उसका पेस ऑफ लर्निंग है, यानी कैसे वो सीखता है, किस गति से, किसी को देख के सीखना पसंद है चार्ट के माध्यम से, किसी को सुन के सीखना पसंद है, किसी को एक्टिविटी से जल्दी समझ में आ जाती हैं चीजें, अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स हैं, उनके अनुसार आप सिखाएं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई, असर्शन क्या है भाई, यानी अभिकथन क्या है, अभिकथन है अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑल चिल्ड्रन अप टू द 5th स्टैंडर्ड शुड बी गिवन एजुकेशन इन देयर मदर टंग, यानी कक्षा 5 तक सभी बच्चों को मातृभाषा में उनकी शिक्षा देनी चाहिए, यानी जो भी भाषा वो घर से सीख करके आ रहे हैं उस भाषा में उनको पढ़ाना चाहिए, जो भी क्षेत्रीय भाषा है, रीजनल लैंग्वेज या होम लैंग्वेज उनकी। बात तो सही लग रही है ना, एकदम ट्रू है ये बात। आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी यही कहता है, यानी त्रिभाषा सूत्र भी यही कहेगा। रीजन क्या है, इसका तर्क क्या है, यंग चिल्ड्रन लर्न एंड अंडरस्टैंड मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट्स मोर क्विकली इन देयर मदर टंग, यानी छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं व समझते हैं। मतलब क्या हुआ, जो छोटे बच्चे हैं, यानी कक्षा 5 तक के जो बच्चे हैं, है ना, कक्षा 5 तक के बच्चे की उम्र क्या होगी, 6 से 11 वर्ष का बच्चा होगा, ठीक है। तो 6 से 11 वर्ष का बच्चा, जो छोटे बच्चे हैं, यंग चिल्ड्रन हैं, वो अपनी मातृभाषा में, यानी जो भाषा उन्हें आती है, जो उनके घर पे बोली जा रही है, जिसमें वो बात करना जानते हैं, बात को समझना जानते हैं, उसमें जल्दी सीखते हैं या अर्थपूर्ण ढंग से सीखते हैं। रटना नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। यदि टीचर, बच्चे को हिंदी आती है, टीचर ने भी हिंदी में समझाया, समझ में आ गया। तो प्राइमरी लेवल पे मदर टंग की बात हम इसीलिए करते हैं कि बच्चा एक तो कनेक्ट कर पाए, और दूसरा छोटा बच्चा है तो मातृभाषा को बेहतर तरीके से समझ पाता है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे एक बार फटाक से। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सजेस्ट दैट एजुकेशन शुड बी, यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो क्या सुझाव देती है कि शिक्षा को कैसा होना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है, लिमिटेड टू टेक्स्ट बुक कंटेंट,
ये बात हम एनसीएफ के बारे में भी कहते थे कि पाठ्य पुस्तक सब कुछ नहीं है, टेक्स्ट बुक इज वन ऑफ द रिसोर्सेज इन द क्लासरूम। यानी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हो सकता है मेरे पास एक ये बॉटल हो, कोई चार्ट हो, कुछ और ब्लैक बोर्ड है, मान लीजिए 1000 रिसोर्सेज अगर कक्षा में है, उनमें से एक रिसोर्स क्या है, आपकी पाठ्य पुस्तक है। सब कुछ नहीं है, सर्वो सर्वा नहीं है, ऑलमाइटी नहीं है जो आपकी टेक्स्ट बुक है। रट्टे सिर्फ टेक्स्ट बुक से नहीं लगाने, बच्चा आज की डेट में इंटरनेट से भी सीख सकता है, बच्चा आज की डेट में और 70 तरीके हैं जहां से सीख सकता है। ठीक, तो लिमिटेड नहीं है टेक्स्ट बुक तक, ये बात तो गलत हो गई। बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन, ये रोट मेमोराइजेशन, रटना जहां मिल जाए उससे तो दूर भाग जाओ, रटने की बात कोई पॉलिसी नहीं करेगी। डायरेक्टेड टू एनकरेज कंपटीशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स, कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन पे बढ़ावा देना है, मारकाट यानी प्रतिस्पर्धा पे नहीं, एक दूसरे को पीछे छोड़ने पे नहीं, एक दूसरे के साथ चलने पे फोकस करना है। डी ऑप्शन है फोकस्ड टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब क्या हुआ इस बात का, समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। क्या आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है एजुकेशन को क्या कहती है, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग बोले तो आलोचनात्मक या समालोचनात्मक चिंतन, यानी हर एक पक्ष को किसी चीज के देख पाना, सिर्फ मान ना लेना, है ना, जिसमें बच्चा क्वेश्चन पूछेगा, अपने विचार रखेगा, डेटा लेकर के आएगा, फैक्ट्स लेकर के आएगा, उन पे सोचेगा, विचारेगा, तब एक कंक्लूजन तक पहुंचेगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग यहां जरूरी है। इसको 21वीं शताब्दी के कौशलों में भी माना जाता है, 21st सेंचुरी स्किल्स, जो आपकी एनईपी मैंने आपको नोट्स में भी दी हुई है, जो फ्री नोट्स हैं, पढ़ लिए होंगे अगर आपने, तो आपको ये बात पता होगी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने पे कि बच्चा खुद से अपनी समस्याओं के समाधान तक पहुंच पाए, है ना। किसी ने कह दिया 2000 के नोट में चिप है तो मान न ले, क्वेश्चन पता करे, उसको सच में जानने का प्रयास करे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कॉन्टेम्परेरी पॉलिसीज, यानी समकालीन शिक्षा की जो नीतियां हैं जो अब आज के समय में चल रही हैं, सच एज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नई शिक्षा नीति है, प्रपोजेस दैट लर्निंग शुड बी, अधिगम को कैसा होना चाहिए। भाई आपको पता है बच्चे को एक्टिव रखना है, बच्चे के हित में चलना है, सिंपल एक फंडा है। रिकॉल बेस्ड यानी स्मरण आधारित, अरे बताओ नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, तो रट्टे लगाए हुए हैं, समझ में आया नहीं आया, 3 इडियट का चतुर्ग्राम लिंगम बना दिया बच्चे को। तो रिकॉल बेस्ड तो नहीं, बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करेगी लर्निंग। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, अभी बताया था टेक्स्ट बुक वन ऑफ द रिसोर्सेज है, बहुत सारे संसाधनों में से एक संसाधन है, एकमात्र संसाधन नहीं है टेक्स्ट बुक या पाठ्य पुस्तक। एक्सपीरियंशियल होनी चाहिए, यानी अनुभवात्मक होनी चाहिए, बच्चे की लाइफ से आपने जोड़ दिया, वही लर्निंग का तरीका सबसे बेस्ट हो गया। वास्तविक जीवन से जोड़ दीजिए, मीनिंगफुल लर्निंग करा दीजिए रोट लर्निंग की बजाय। तो अनुभवात्मक जो अधिगम है, अनुभव के आधार पे आधारित है, अनुभव पर आधारित है। ठीक, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं, लर्निंग ओरिएंटेड होनी चाहिए, मास्टरी ओरिएंटेड होनी चाहिए लर्निंग, कि बच्चा मास्टर बन पाए उस टॉपिक का। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि बच्चे की रियल लाइफ से जुड़ता है, जो बच्चे को एक्टिव रखता है सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार, फटाफट से समझिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट स्किल्स डू कॉन्टेम्परेरी पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन सच एज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज शुड बी डेवलप्ड इन चिल्ड्रन, यानी कि कौन सी स्किल्स, कौन से कौशल हैं जो बच्चे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विकसित होने चाहिए। भाई कुछ तो कौशलों की बात हुई होगी, और आपको पता है 21st सेंचुरी स्किल्स की बात हुई है कि 21वीं शताब्दी के कौशल बच्चे में विकसित हो जाएं, ये बात आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करती है। 21st सेंचुरी स्किल्स कौन सी है 21st सेंचुरी स्किल्स भाई, वो आपके कम्युनिकेशन हो सकता है, कोलैबोरेशन हो सकता है ना, इसके अलावा सोशल होना बच्चे का, फ्लेक्सिबल होना, और क्या हो सकता है, क्रिटिकल थिंकिंग हो सकती है, डिजिटल लिटरेसी, आईसीटी की नॉलेज, ये सब चीजें आपकी किसमें आती है, 21वीं शताब्दी के कौशलों में आती है। यानी आज के समय में यदि आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो आप पीछे हैं, अगर आपकी कम्युनिकेशन पे कमांड नहीं है तब भी आप पीछे हैं, अगर आप कोलैबोरेट करना नहीं जानते तब भी आप पीछे हैं। तो ए ऑप्शन आपको यहां नजर आ रहा होगा, बाकी सब में बच्चा इनएक्टिव है। रिकॉल और रिप्रोडक्शन में रट्टा लगवाया जाता है, ये रोट लर्निंग की बात हो गई, बच्चा एक्टिव नहीं है। लर्निंग फॉर एग्जाम्स में अगेन लर्निंग फॉर लाइफ की बात होनी चाहिए, ना कि एग्जाम की। रोट मेमोराइजेशन तो है ही गड़बड़। तो तीनों ही ऑप्शन जो है वो नेगेटिव हैं, बस एकमात्र ऑप्शन पॉजिटिव है यहाँ, वो है क्रिटिकल थिंकिंग। यानी जो कौशलों की, जिन कौशलों की बात 2020 की शिक्षा नीति कर रही है उनमें से एक कौशल है क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार देखेंगे और जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार कौन सी एक बात सही है। ऑप्शन नंबर ए है being educated in one's mother tongue is detrimental to educational and technological advancements, यानी अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है, यानी मातृभाषा में मत पढ़ाओ। ऐसे तो ये बात हो गई कि जो लोग हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या है, पीछे हैं।
और वो मातृभाषा उनकी उनको रोकती है आगे बढ़ने से, जबकि ये बात क्या हुई, गलत हो गई। फिर आता है बी ऑप्शन, स्कूल्स शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज, यानी विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा यानी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश को बना ले। भाई मदर टंग अगर हमारी इंग्लिश नहीं है तो इंग्लिश में ही ऐसा क्या है दुनिया से अलग कि उसको फर्स्ट लैंग्वेज बना ले हम, हट जाएगा ये ऑप्शन। मल्टीलिंगुअलिज्म हैज ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट्स फॉर यंग चिल्ड्रन, ये बात हमने अभी थोड़ी देर पहले भी की थी कि बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। संज्ञानात्मक बोले तो मेंटल एबिलिटीज बेहतर होंगी, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, ये सब क्या है, इमेजिनेशन, ये सब कॉग्निटिव स्किल्स हैं। जो भी काम हम दिमाग से करते हैं उनको कॉग्निटिव स्किल्स कहते हैं, मेंटल स्किल्स या मानसिक क्रियाएं कहेंगे या कौशल कहेंगे। मल्टीलिंगुअलिज्म एक रिसोर्स है, ये एनसीएफ भी कहता है, ये एनईपी भी कहती है। ठीक बात है, अभी आएंगे इस पे। बाइलिंगुअल अप्रोच कंफ्यूजेस स्टूडेंट्स एंड हैम्पर्स लर्निंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दो या दो से अधिक भाषाएं समस्या नहीं बनती, संसाधन बनती हैं। क्या है, प्रॉब्लम नहीं बनती, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, रिसोर्स बनती हैं। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि मल्टीलिंगुअलिज्म हैज ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट्स फॉर यंग स्टूडेंट्स, ये स्टडीज भी कहती हैं या रिसर्च भी कहती है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू डैश फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू द प्राइमरी लेवल, यानी कक्षा 1 से 5 तक के स्तर के लिए किस चीज को प्राथमिकता दी जानी चाहिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार। पहला ऑप्शन है मदर टंग में, यानी मातृभाषा को प्राथमिकता दी जाए, जो बच्चे की मातृभाषा है। अलग अलग बच्चों की अलग अलग मातृभाषा हो सकती है, उसके घर पे जो बोले जाने वाली भाषा है, जो भाषा वो सबसे पहले सीखता है या अर्जित करता है, एक्वायर करता है, उसको हम मदर टंग कह रहे हैं। दूसरा क्या है, फॉरेन लैंग्वेज, कोई विदेशी भाषा हो सकती है, जर्मनी हो सकती है, जर्मन लैंग्वेज हो सकती है हमारे लिए, मंडारिन हो सकती है जो कि चाइनीज है, या अदर लैंग्वेजेस हो सकती हैं। इंग्लिश लैंग्वेज ये भी कोई हमारी मदर टंग तो है नहीं। ओनली साइन लैंग्वेज, तो साइन लैंग्वेज डेफ एंड डम लोगों के लिए जनरली यूज की जाती है, जो लोग बोल नहीं सकते, ठीक है ना। तो केवल सांकेतिक भाषा का तो कोई सेंस बना नहीं, बाकी इन तीनों का भी सेंस नहीं है। सबसे बेहतर क्या है, मदर टंग। अब मदर टंग चाहे बच्चे की कोई फॉरेन लैंग्वेज हो तो वो उसमें सीख ले, इंग्लिश लैंग्वेज हो तो उसमें सीख ले, मदर टंग कोई भी हो सकती है बच्चे की, जो भी मातृभाषा है। कुछ घरों में, क्योंकि भारत में भाषिक विविधता बहुत ज्यादा है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाओं को बोलते हुए लोग आपको मिल जाएंगे। वही बात जो कही जाती है कि भाई कोस कोस पे पानी बदले और 3 कोस पे वाणी, तो मतलब बहुत सारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, 22 भाषाएं हमारे संविधान में है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो मदर टंग यहाँ पे सिंपल आंसर होगा इसका। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, कोठारी कमीशन हो, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो उसमें बात करता है, एनसीएफ हो, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, सब के सब क्या कहते हैं, मातृभाषा में सिखाओ प्राइमरी लेवल पे कक्षा 1 से 5 तक, उसके बाद आप एडिशनल लैंग्वेजेस को ले सकते हो। तो पहली भाषा क्या होनी चाहिए, मातृभाषा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर, देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12। अब ये आपको थोड़ा सा डराने वाला क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चंस आसान होते हैं बट इनका कॉम्बिनेशन गड़बड़ कर देते हैं कई लोग फिर आंसर में। द पर्पस ऑफ असेसमेंट, यानी आकलन का जो उद्देश्य होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, वो क्या होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य, यानी बच्चे को असेस करने के, उसको टेस्ट करने के, उसको जांचने का पर्पस क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है टू जनरेट स्ट्रेस एंड इंड्यूस फियर, यानी बच्चों में स्ट्रेस जनरेट करना, उनके अंदर भय की भावना को भर देना, इसलिए आकलन होना चाहिए। जैसे ही पेपर आए बच्चा डर के मारे पसीने पसीना हो जाए, बहुत टेंशन में आ जाए, है ना, स्ट्रेस आ जाए उसके दिमाग पे, जो कि होता आया है अगर हम देखें हमारे सिस्टम में। बट ये आज के समय की जो भी नीतियां हैं, वो उद्देश्य ये नहीं है कि नेगेटिव इमोशन बच्चे में भरा जाए, है ना। जॉयफुल हो बच्चा, सीखने में इंटरेस्टेड हो, वो सब चीजें हो तो समझ में आता है। फियर और स्ट्रेस लाना, एंग्जाइटी लाना, ये किसी भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का पर्पस नहीं हो सकता। तो ये बात तो गलत हो गई। टू रिवाइज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि अगर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई परिवर्तन लाने की जरूरत है तो वो लाया जा सके। अगर किसी को एक मेथड से समझ नहीं आ रहा तो दूसरे तरीके से समझाया जा सके। बात तो एकदम फैक्ट है, अच्छी बात है एकदम। फिर आता है तीसरा ऑप्शन, टू ऑप्टिमाइज लर्निंग एंड डेवलपमेंट, यानी अधिगम और विकास को बेहतर बनाया जा सके, यानी बच्चा सीखे भी बेहतर और जो उसका विकास हो रहा है समय के साथ, एज के साथ, वो भी बेहतर तरीके से हो। बात तो एकदम सही है ना। फिर आता है टू सपोर्ट स्टूडेंट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम, यानी हमें पता हो कि बच्चा कैसे सीखता है तो हम वैसी ही एक्टिविटीज इनसाइड द क्लासरूम और आउटसाइड द क्लासरूम, करिकुलर प्लस को करिकुलर, शिक्षक व सह शिक्षक दोनों तरीके से प्लान कर सके। तो फर्स्ट ऑप्शन को अगर हटा दें तो बाकी सारे सही लग रहे हैं हमें। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ यहां सही है, डी ऑप्शन। जहां पे भी फर्स्ट है वो गलत है, क्योंकि फर्स्ट का कोई सेंस बनता नहीं है। तो फर्स्ट ऐसे जैसे ही आपने हटाया आपको सही उत्तर अपने आप मिल गया, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन था। तो ये एलिमिनेशन मेथड है, जिसको अगर हम अप्लाई करना सीख जाए पेपर में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सही हो जाएंगे अपने आप ही।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, द शिफ्ट प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज फ्रॉम, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है, शिफ्ट है, चेंज है। कौन सा प्रस्तावित बदलाव है, क्या प्रस्तावना है कि भाई ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, यही तो शिफ्ट कह रहे हैं हम, यही तो प्रस्ताव की बात कह रहे हैं। स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि मानकीकरण से लचीलेपन तक, या फिर बी ऑप्शन फॉर्मेटिव टू सबमेटिव, यानी रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन तक। हिंट नहीं दूंगी इसमें, नहीं तो आप समझ जाओगे। फिर है सी ऑप्शन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टू लर्निंग फॉर एग्जाम्स, यानी कॉन्सेप्ट को समझने की बजाय एग्जाम्स के लिए पढ़ना। या फिर डी ऑप्शन मल्टी डिसिप्लिनरी टू रिजिडिटी, यानी बहुविषयकता, यानी मल्टीपल सब्जेक्ट्स को जोड़ करके समझना, कनेक्ट करना, उसकी बजाय अलग अलग सब्जेक्ट रिजिड कर दो, बिल्कुल सख्त कर दो, एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से कोई रिश्ता नाता ना बचे। इसमें बच्चे के हित में एक बात है, वो है ए ऑप्शन मानकीकरण से लचीलेपन तक। देखिए ये बात मैंने आपको शुरुआत में भी बताई थी, शायद फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में ही, कि स्टैंडर्डाइज्ड जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो सुनने में तो अच्छा लगता है, अरे बड़े स्टैंडर्ड की बात है, हम ऐसी बात करते हैं ना भारतीय भाषाओं में या हिंदी में जनरली, अरे बहुत बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड है यार उस चीज का। ये वो वाला स्टैंडर्ड नहीं है, यहाँ ये पॉजिटिवली यूज नहीं होता एजुकेशन में। उसका रीजन क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन है यानी सबके लिए एक जैसा, यानी सबको एक डंडे से हाँकने वाली बात हो गई, तो वो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे क्लासरूम में, विभिन्नताओं वाले बच्चे होंगे, डाइवर्स बच्चे होंगे, और सबके लिए एक मेथड आप यूज करेंगे जो कि स्टैंडर्डाइज्ड है, वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वहां बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पे ध्यान नहीं दे पाएंगे हम। कौन सा बच्चा किस बैकग्राउंड से आ रहा है, किस चीज में, किस बच्चे की किस चीज में रुचि है, यानी उसका इंटरेस्ट, किसका एप्टीट्यूड किस तरफ है, कौन किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है ना। तो हम वहां बहुत सारी चीजें इग्नोर कर जाते हैं जब स्टैंडर्ड मेथड की हम बात करते हैं। तो हमें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की बात करनी है, यानी डिफरेंट अप्रोचेस फॉर डिफरेंट चिल्ड्रन, यानी फ्लेक्सिबल होना है, हमें लचीलापन लाना है अपने तरीकों में, चाहे वो एग्जाम लेने के हो, चाहे वो पढ़ाने के हो, चाहे वो समझाने के हो, मतलब सेम ही बात हो गई। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, स्टैंडर्डाइजेशन से फ्लेक्सिबिलिटी की ओर। अगर ये फॉर्मेटिव की जगह या सबमेटिव लिखा होता तो आंसर ये भी सही था, फिर आपको वो 4 ऑप्शन दे देता मिला के कि फर्स्ट सही है कि दोनों सही है, तो आप कहते दोनों सही है भाई। क्यों? क्योंकि सबमेटिव से फॉर्मेटिव तो समझ आता है। सबमेटिव क्या है, जजमेंटल है कि भाई पास हुए कि फेल हुए। फॉर्मेटिव क्या है, एक्टिविटी वाला है, तो एक्टिविटी से पास फेल की तरफ नहीं ले जाना, हमें पास फेल से एक्टिविटी की तरफ ले जाना है। तो अगर एस से टू एफ पे लिखा हो तो सही हो जाएगा, एफ पे टू एस से लिखा है तो गड़बड़ है। ठीक, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग फॉर एग्जाम्स से कॉन्सेप्चुअल की तरफ जाएंगे। यहां इन्होंने उल्टा कर दिया कि कॉन्सेप्ट, यानी बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसकी बजाय पेपर के लिए सीखे रट्टे लगाए। तो ये तो पहले से ही हो रहा था भाई, इसमें शिफ्ट करने की तो जरूरत है ही नहीं। मल्टी डिसिप्लिनरी टू रिजिडिटी, यानी मल्टीपल डिसिप्लिन से कनेक्ट करो बच्चे को, बहुविषयता से जोड़ो, उसकी बजाय सिर्फ रिजिड कर दो, एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से कोई रिलेशन ना बचे, ये भी नेगेटिव बात है। रिजिडिटी टू फ्लेक्सिबिलिटी या मल्टी डिसिप्लिनरिटी होता तो बात सही थी। तो तीनों ही ऑप्शन ऑपोजिट दे दिए हैं, अगर इनको थोड़ा सा भी घुमा दिया होता तो उत्तर बदल जाता। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। मुझे लग रहा है मैं आज कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन कर रही हूं, है ना। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 14, एट द प्राइमरी लेवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस डैश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस द नेशन, यानी संपूर्ण राष्ट्र में, यानी भारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी देश भर में किस भाषा का इस्तेमाल इंस्ट्रक्शन के लिए या निर्देश के लिए होना चाहिए, किस मीडियम में पढ़ाया जाना चाहिए थ्रू आउट इंडिया। तो पहला ऑप्शन है जो कहता है हिंदी में पढ़ाओ भाई, तो आप कहेंगे हाँ हाँ हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, जबकि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक नंबर गड़बड़ा जाएगा। हिंदी क्या है, राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो भारत में राष्ट्रभाषा है नहीं कोई भी, ठीक। बीएड अपियरिंग वाले सीटेट के लिए एलिजिबल है, हाँ हाँ बिल्कुल, सीटेट के लिए तो आपने बीएड में, डीएलएड में, अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन भी ले लिया तो वो भी काफी है ना, कोई भी अप्लाई कर सकता है, फिर बस आप एनरोल्ड होने चाहिए कोर्स में। तो क्या पूरे देश को हिंदी माध्यम में पढ़ा दें, इंग्लिश में पढ़ाएं, संस्कृत में पढ़ाएं या मदर टंग में पढ़ाएं? तो अगर हम बात करें, चिल्ला चिल्ला के 50 सवाल शुरुआत से अब तक आ चुके हैं, ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति है, एग्जैजुरेशन है, 50 सवाल हमने अभी किए भी नहीं है, बट सच ये है कि हम कई बार आज के सेशन में ये बात कर चुके हैं अब तक कि मदर टंग में, मातृभाषा में, होम लैंग्वेज में पढ़ाओ बच्चे को, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, फारसी हो, वॉटएवर, बच्चे के घर में जो भाषा बोली जा रही है उसको सेंटर में रखो। तो प्राइमरी लेवल की स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्राथमिक स्तर पे बच्चे छोटे हैं, 6 से 11 वर्ष की उम्र के बच्चे होंगे, कक्षा 1 से 5 में। तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एक भाषा मत उठाओ, मातृभाषा पकड़ो। अगर बच्चा मातृभाषा, अगर आप साउथ इंडिया में हैं तो वहां हो सकता है तमिल या तेलुगु या कोई और भाषा हो जो बच्चे की मातृभाषा हो, तो उसमें इंस्ट्रक्शन दो, टीचर सीख ले वो भाषा। अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं, सेंट्रल इंडिया में हो सकता है हिंदी हो मदर टंग। तो
अगर हम बात करें मदर टंग यानी मातृभाषा, होम लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज मतलब क्षेत्रीय भाषा जो चल रही हो वहां पे आसपास की, तो इसको आप सेंटर बनाएंगे। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे से ऐसी गड़बड़ ना करें, ये फ्री के नंबर भी अगर आप खो देंगे तो ईश्वर ही बचा पाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा एक बार, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 15, द एम ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज, यानी मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, या अगर हिंदी में एग्जैक्टली पूछते तो आकलन का उद्देश्य क्या है। असेसमेंट तो हिस्सा होता है इवैल्यूएशन का, लेकिन हिंदी में इन्होंने मूल्यांकन ही लिख दिया है, यानी आकलन का बच्चे को जांचने का उद्देश्य क्या है, क्यों जांच रहे हैं हम बच्चे को, ताकि नंबर का पता लग सके। क्या क्वेश्चन नंबर 15, रोट मेमोराइजेशन को रटने की क्षमता का परीक्षण कर तो हम एक्चुअल में यही रहे हैं इतने टाइम से, अगर हम देखें अपने सिस्टम में कि रटने की क्षमता का परीक्षण पेपर होते ही ज्यादातर ऐसे हैं कि जिसने जितना बढ़िया रटा हुआ है उतने बढ़िया नंबर ले जाओ, है ना। लेकिन ऐसा है नहीं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कह रही है आकलन का सही जो उद्देश्य है, पर्पज है, वो ये नहीं है ना। हम इसको चेंज करने की फिराक में है इतने सालों साल से कि सिस्टम क्या होना चाहिए, रटने से मीनिंगफुल लर्निंग की तरफ, रोट टू मीनिंगफुल लर्निंग जो लाइफ से जुड़ा हुआ हो। मेजरिंग रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, मतलब कितना रिकॉल आप कर पाए जो आपको पढ़ाया गया था, रिप्रोड्यूस कितना कर पाए, पेपर पे कितना आप उगल पाए, तो ये भी नेगेटिव हो गया। इसमें बच्चा एक्टिव नहीं है, आपको बच्चे को एक्टिव ढूंढना है जिस ऑप्शन में, वही सही है। टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन दी प्रोसेस ऑफ लर्निंग, हम आकलन इसलिए करते हैं, आप पोल में जवाब इसलिए दे रहे हो, जब मैं आपके मजे ले रही हूं, मजाक कर रही हूं कि स्कूल के पीछे पड़े हो क्या, उसका रीजन एक्चुअल में क्या है कि ये पता चल सके, आपको सपोर्ट किया जा सके। ये मैं देख के ही तो बता पाऊंगी कि आप लोग कितने लोग गलत जवाब दे रहे हो। जिस ऑप्शन में ज्यादा गलत जवाब होंगे या आसान क्वेश्चन को भी आप गलत जवाब के रूप में दोगे तो मुझे चिंता होगी ना। तो ये सपोर्ट करने के लिए है लर्निंग को, या उस चीज को मैं और डिटेल में समझा करके चलूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास फीडबैक आ गया कि आप गड़बड़ कर कहां रहे हैं, है ना। तो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना कि जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है उसमें कहां गड़बड़ हो रही है वो पता लग जाए, लूप होल्स पता लग जाएं, गैप्स पता लग जाएं तो उसको भरा जा सके, नए नए तरीके से पढ़ाया जा सके, समझाया जा सके। तो असेसमेंट या आकलन का जो पर्पस होता है वो रट्टे लगवाना नहीं, वो एग्जाम में नंबर लाना नहीं होता। मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम अधिगम और शिक्षण की प्रक्रिया को सपोर्ट कर सकें, बेहतर बना सके, कॉन्ड्यूसिव लर्निंग हो सके, सुगम वातावरण बन सके। डी ऑप्शन है टू अराइव एट पैरामीटर्स टू कंपेयर चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री। करते तो हम सच में यही है समाज में, ये जो तीनों ऑप्शन हैं ये कहीं ना कहीं सच्चाई ही बता रहे हैं कि ऐसा ही होता आ रहा है सिस्टम में। लेकिन अब हम धीरे धीरे परिवर्तन की ओर अग्रसर हैं, और कुछ टीचर्स पहले भी थे जो बहुत अच्छे तरीके से, या इवन कहूं बहुत सारे टीचर्स होंगे, लेकिन संख्या उनकी कंपैरेटिवली कम रही होगी। तो पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना कि ये शर्मा जी का बेटा है, फर्स्ट आता है हमेशा, है ना, यानी लेबल कर दो, बच्चों पे ठप्पा लगा दो फर्स्ट सेकंड थर्ड का, वो भी नहीं होता उद्देश्य। उद्देश्य होता है सपोर्ट करना, उनकी लर्निंग में जो गैप्स आ रहे हैं उनको फिल करना। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ये क्या कहता है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे। Which of the following has not been promoted by National Education Policy 2020 in context of education of students with disabilities? अब इसको आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ही कहेंगे कि डिसेबल्ड बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में, यानी दिव्यांग छात्रों या छात्राओं के संदर्भ में अगर हम देखें तो कौन सा प्रावधान नहीं शामिल होता या बढ़ावा नहीं दिया जाएगा किस चीज को, एज पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। मतलब गलत ऑप्शन चूज करना है। 3 इडियट के वाले जो कान हैं वो एकदम ऐसे खड़े हो जाने चाहिए, बहुत ही ध्यान से नॉट वाले क्वेश्चंस को लीस्ट लिखा हो जिन क्वेश्चंस में, एक्सेप्ट लिखा हो जिन क्वेश्चंस में, उनका जवाब हम ध्यान से देते हैं क्योंकि गलती होने की संभावना वहां सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है ना। पहला ऑप्शन है एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी उपयुक्त इमारती ढांचा। जैसा कि मैंने बताया भाई, अगर एक बच्चा है जो बैसाखियां लेकर के आता है स्कूल में, तो स्कूल में जरूरी है कि जो स्कूल की इमारत हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिल्डिंग हो, वो इस तरह की हो कि वहां सीढ़ियों की जगह रैंप हो, जो कि कुछ स्कूल्स में होते हुए नजर भी आ रहा है हमें, दिल्ली में तो बहुत सारे स्कूल्स में हो भी गया है, ताकि वो बच्चा जो व्हील चेयर से आता है, वो बच्चा जो बैसाखी से आता है, वो भी उस रैंप का इस्तेमाल करके चढ़ सके। सीढ़ियों पे चढ़ना उसके लिए मुश्किल होगा। बात सही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन, ये बात तो सही है, लेकिन हमें गलत बात ढूंढनी है। 1-on-1 टीचर्स एंड ट्यूटर्स, यानी बच्चे को अगर जरूरत पड़े तो उसके लिए स्पेसिफिक टीचर्स का हम प्रावधान कर पाए, ये भी बात पॉजिटिव है, बच्चे के हित में है। सी ऑप्शन है कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन। अब ये आपको पता होना चाहिए, आज की डेट में हम स्पेशल एजुकेशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं। विशेष शिक्षा, यानी जिन भी बच्चों को कोई समस्या हो, किसी को देखने में समस्या है, सुनने में समस्या है, अलग स्कूल में भेज दो कि भाई जो बच्चे ब्लाइंड हैं या विजुअली इंपेयर्ड हैं उनको अलग स्कूल, जिनको सुनने में दिक्कत है, ऑडिटरी प्रॉब्लम है, उनको अलग स्कूल, जिनको चलने में दिक्कत है उनके लिए अलग शिक्षा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंक्लूसिव शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल, समावेशी शिक्षा की हम बात कर रहे हैं कि हर तरह का बच्चा एक रेगुलर स्कूल सिस्टम में पढ़ सके। स्पेशल एजुकेशन की बात एकदम कहना गलत होगा, ये कोई भी एक्ट नहीं कहता, कोई भी पॉलिसी नहीं कहती। सूटेबल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए कि अगर पूछे कि जो बच्चे हैं
विद डिसेबिलिटीज, जो पीडब्ल्यूडी या आरपीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं, तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अगर हैं तो उनके लिए कौन से तरीके अच्छे होंगे? तो आपको फटाफट से दिमाग में आ जाना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज हो, फ्लेक्सिबल इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का हो जो अप्रोप्रिएट हो बच्चों की नीड के अनुसार। वन ऑन वन टीचर्स एंड ट्यूटर्स, मतलब बच्चे को सपोर्ट देने वाले टीचर्स हों, वहां स्पेशल गाइडेंस एंड काउंसलर वाले भी टीचर्स हों। सूटेबल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर हम ब्रेल लिपि का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ऑडियो वाली जो मशीन्स आती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन बच्चों को सुनने में कठिनाई है, कोई और लेंसेज का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये सब हम कर लें। तो ये तो पॉजिटिव बातें हैं तीनों। एक ही नेगेटिव है कि विशेष शिक्षा को अनिवार्य कर देना, जो कि एकदम खराब बात है, क्योंकि हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे, एक्सक्लूसिव की नहीं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। आपका ना इंक्लूसिव एजुकेशन भी रिवाइज हो रहा है इस चैप्टर के थ्रू, तो ये कम से कम भी 5-7 नंबर आपके, 5 नंबर तो इंक्लूसिव एजुकेशन के सीधे सीधे होते हैं, 5 से 7 नंबर आपके सेव कर लेगा अगर आपने ये सेशन बहुत अच्छे से समझा। मैं आज मूड में भी हूं बहुत अच्छे से समझाने के। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स शुड इंक्लूड द प्रोग्रेस एज वेल एज यूनिकनेस ऑफ लर्नर्स इन, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए। यानी हम बच्चे की प्रोग्रेस भी देखें कि वो कितना बेहतर सीख पा रहा है, कितना बेहतर आगे बढ़ पा रहा है, किस किस क्षेत्र में। भाई वो पढ़ाई में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है तो किस सब्जेक्ट में अच्छा है, अगर वो खेलने में अच्छा है तो किस खेल में अच्छा है, क्या उसके अंदर यूनिकनेस है ना। हो सकता है वो डांस में अच्छा हो, वो डिबेट में अच्छा हो, तो हम बच्चे की प्रोग्रेस भी देखें ओवरऑल, और उसके अंदर जो यूनिकनेस है, कुछ जो अद्वितीय है, हर एक बच्चा कुछ अंदर अपने एक यूनिकनेस लेकर के पैदा होता है, हम उस चीज को उभारने की बात कर रहे हैं। दोनों पे ध्यान दे सकें, कैसे, किस किस पक्ष में होगी ये यूनिकनेस और प्रोग्रेस, किस तरह से हम उसका आकलन करें। कॉग्निटिव पक्ष यानी दिमाग से संबंधित, बात तो सही है। सोशल पक्ष चलो होगा। स्पिरिचुअल डोमेन तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, तो इसको तो हटा देते हैं। कॉग्निटिव फिजिकल डोमेन, ये तो सिर्फ 2 ही डोमेन हो गए, हमने तो 3 पढ़े हैं। CAP कैप याद कीजिए, BS ब्लूम है ना, ब्लूम की टेक्सोनॉमी में, टेक्सोनॉमी मैंने कराई हुई है, यूट्यूब पे भी आप सर्च करके पढ़ सकते हैं, बैचेस में भी कराऊंगी। ठीक। कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर, CAP कैप, यही है। तीनों पक्ष हैं, 3 ही पक्ष हैं जिसमें बच्चे के या एक व्यक्ति के सभी पहलू आ जाएंगे। संज्ञानात्मक यानी उसका दिमाग, भावात्मक यानी अफेक्टिव यानी उसके इमोशंस जुड़े हुए हों, और मनोगत्यात्मक यानी उसकी फिजिकल एक्टिविटीज को भी आप इंक्लूड करें। इसको ही होलिस्टिक असेसमेंट कहते हैं। हम सर्वांगीण रूप में हम बच्चे को देख पाए, या 360 डिग्री आकलन भी कहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इसको, कि 360 डिग्री यानी चारों ओर से आप देख पाए बच्चे को। उसका करिकुलर प्लस को करिकुलर सब कुछ आ जाएगा इसमें। फिजिकल फिजियोलॉजिकल एक ही बात नहीं हो गई, ये फिजिकल फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल, फिर 3 तरीके से एक ही बात को घुमा घुमा के लड्डू बना दिया है। तो C ऑप्शन है, बाकी सब तो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं। C है जो सही है। टू एजुकेशन एक्ट यानी RTE एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो कहता है बच्चों को फ्री यानी कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, और यदि डिसेबल्ड बच्चा है तो 6 से 18 वर्ष, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और आगे तक ले जाने की बात कर रही है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हैज अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन प्राइवेट स्कूल्स फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी EWS, आर्थिक रूप से वंचित वर्ग जो है, उनकी 25% सीट्स रिजर्व्ड होनी चाहिए एक प्राइवेट स्कूल में भी, ऐसा RTE एक्ट कहता है। बात तो सही है। इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली कुछ तो होगा, इंक्लूड दीज स्टूडेंट्स, अ टीचर शुड यूज पेडागोजी बेस्ड ऑन, यानी ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, स्कूल में बाकी बच्चे लेकर के आते हैं मस्त सा एक टिफिन बॉक्स, और इस बच्चे के पास अखबार में पेपर ही लपेट के लाता है, क्योंकि एडमिशन इसलिए मिल गया क्योंकि 25% सीट थी किसके लिए, रिजर्व्ड उन बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से EWS कैटेगरी से आते थे। तो इसको अलग थलग महसूस ना हो बच्चे को, इसके लिए आप कौन सा तरीका पढ़ाने का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा शिक्षा शास्त्र आप इस्तेमाल करेंगे, आपका मेथोडोलॉजी क्या होगी उन बच्चों के साथ डील करने की जो कंपैरेटिवली इकोनॉमिकली वीक है। डिस्क्रिमिनेट करेंगे, भेदभाव करेंगे इसमें कि तुम उधर बैठो, है ना, रामू तुम उधर बैठो, बाकी बच्चे इधर बैठेंगे, ये नहीं करना है ना। सेग्री, देख लो रामू नाम भी हमने इतना इकोनॉमिकली बैकवर्ड बना दिया है कि हम ये अज्यूम कर लेते हैं, इतनी मूवीज से हमने देख देख करके रामू छोटू इस तरह के नाम क्या कर दिए हमने, सेग्रीगेट से कर दिए हैं। सेग्रीगेशन नहीं करना, अलगाव नहीं करना कि उस बच्चे को अलग थलग रखेंगे या भेदभाव करेंगे, उससे झाड़ू पोछा लगवा लेंगे, ये सब नहीं करना। इक्विटी बेस्ड यानी समता पर आधारित होगा आपका व्यवहार, आपकी पेडागोजी, यानी बच्चे की नीड के अनुसार। बात तो सही है। इक्वालिटी, बराबरी यहां पे नहीं चल पाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजों में ऐसा हो सकता है उस बच्चे के पास बराबर की बात तो तब करोगे ना जहां
एक बच्चे के पास लंच बॉक्स नहीं है लाने को, और दूसरे बच्चे के पास हो सकता है एक्स्ट्रा चीजें भी वो ले आता हो स्कूल में जो उसको टीचर को रखनी पड़ती हो। तो इक्वालिटी का तो मतलब यहाँ पे सही तरीका नहीं होगा। इक्वालिटी से बेटर कॉन्सेप्ट क्या है, इक्विटी का, कि जिस बच्चे को जैसी नीड हो उस हिसाब से उसके आसपास का जो लोकल एनवायरनमेंट है उसकी रियल लाइफ से जुड़ी हुई बातें आप कर पाए या उसको उस तरह से माहौल दे पाए। तो हम इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी क्या है, नीड बेस्ड, जहां जरूरत हो उस बच्चे को आप एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हैं, एफर्ट भी लगा सकते हैं। यही इक्विटी बेस्ड ही है जो रिजर्वेशन का सिस्टम है और जो भी सारी चीजें देश में हो रही हैं। हम देखते हैं बिहार में लड़कियों के लिए स्पेशल आरक्षण हो गया सीट्स का, या मान लीजिए उस चीज में एज रिलैक्सेशन अगर हम बात कर रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय में होता है 10 साल का, या अभी कौन सी वैकेंसी आई थी उसमें एकलव्य मॉडल स्कूल में। तो ये सब किस बेसिस पे, इक्विटी के बेसिस पे है कि भाई किसी एक वर्ग को पहले ही दबा करके या पीछे रखा गया, तो उसको हम एक्स्ट्रा बेनिफिट यदि देंगे तो वो चीज ऊपर आ पाएगी। ठीक है, कोशिश करेंगे अमिया टाइम निकाल करके। तो सी ऑप्शन, और इक्विटी के ही प्रिंसिपल पे आधारित है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आता है और कई बार आ चुका है कि इक्विटी पे आधारित है इंक्लूसिव एजुकेशन या इक्वालिटी पे, तो आप कहेंगे इक्विटी पे, है ना, कि समता पे आधारित है, नीड बेस्ड।